हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। जो पढ़ा लिखा है वो नक्सल है, जो पढ़ लिखेगा तो इनके दिमाग से वह अर्बनी नक्सल बढ़ जाएगा, दिमागी नक्सल हो जाएगा। ये तो चाहते हैं ना ऐसे लोग रहे। कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। वो हमेशा जो है कि सवाल पूछने पे बहुत उनको ऑब्जेक्शन होता है और उसको क्योंकि उसका जवाब उनके पास होता नहीं, क्योंकि वो अपने एजेंडों को थोपती हैं, वो अपनी विचारधारा को थोपती हैं। तो उस हिसाब से जो भी उस तरह अगर क्रिटिकल होता है तो जो एक क्रिटिकल थॉट को मुझे लगता है कि उन्होंने जो टारगेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभावकों को यही संदेश दिया है कि जो हमारे देश की नई पौध है वो दिमागी नक्सलवाद यानी कि दिमागी तौर पर जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है उस खरपतवार से आपको इस पौध को बचाना है। हथियारी नक्सल कौन थे? जो सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार के तंत्र से मोर्चा लेते थे और फिजिकल लेवल पे उनसे लड़ते थे। दिमागी नक्सल वो है मोदी जी के हिसाब से जो आइडियोलॉजिकल लेवल पे सरकार से मोर्चा ले रहे हैं, और इसमें तो वो पूरा का पूरा तबका आ जाएगा जो कि इनसे आइडियोलॉजिकल लेवल पे विरोध रखता है। अगर कांग्रेस इस चीज़ को कह रही है कि आलोचना सरकार नहीं सुनना चाहती तो उन्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उन्हीं की पार्टी के नेता ने आलोचना के डर से देश में इमरजेंसी लगा दी थी। जिनके दिमाग में हमेशा हिंदू मुस्लिम, हमेशा जो है जातीय आधार पर घृणा और सांप्रदायिक आधार पर घृणा, दिमागी दंगाई हो गए, वो भी तो हैं। फिर उनको भी आइडेंटिफाई करिए। दिमागी लंपट जो तमाम सारी गाली गलौज और इस तरह की घटिया मानसिकता से सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है, और जो इससे आहत हैं और बार बार इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो सब चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला है। मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, चाहे चिदंबरम ने बयान दिया हो, चाहे सारे लोग ऐसे बिलों से बाहर निकल कर बयान दे रहे हैं जैसे उनके बिल में हाथ डाल दिया गया हो। तुम्हारे बिल में हाथ नहीं डाला है, तुम साबित कर रहे हो कि तुम्हारे बिल में हाथ डाला है। हमको चाहिए आजादी। एक सेकंड, आजादी किस चीज से चाहिए? किस चीज से चाहिए? बेरोजगारी से, भूख से, गरीबी से। ये तो नहीं हो रहा था सर, वहाँ ये नहीं हो रहा था। ये बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं बता रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से एक शब्द देते रहे और उस शब्द ने देश भर में सियासत को भी थोड़ा बढ़ा दिया, राजनीति को भी बढ़ा दिया, आरोप प्रत्यारोप की सियासत को और बढ़ते हुए हमने इस हफ्ते देखा। प्रधानमंत्री का शब्द था दिमागी नक्सल। कौन है वह दिमागी नक्सल जिनको लेकर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस तरीके की बात की और उसके बाद इस पर जमकर सियासत होने लगी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठाया। पी चिदंबरम उनके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने गर्व करने की बात कह दी। ये दिमागी नक्सल जो शब्द है, ये जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दिया, इसके क्या मतलब और मायने हो सकते हैं? क्या नया राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश एक बार फिर हो रही है, या राष्ट्रवाद वाले ही पैकेट को नए तरीके से सजाकर पेश करने की कोशिश हो रही है? इस हफ्ते इस पर जो जमकर सियासत हुई है उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष सर, दिमागी नक्सल नया राजनीतिक नैरेटिव है या पुरानी ही बात है जिसको नए पैकेट में डाला गया? देखिए, पूरा रीपैकेज है ये और बड़ा प्रिय है ये, मतलब विषय और शब्द मोदी जी का। और जहाँ भी डिसेंट को लेके वो या आलोचना जब सरकार की होती है उसको एक्सट्रीम जो है लेफ्ट के एक व्याकरण में उसको रचते हुए वो लगातार टारगेट करते रहते हैं। और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं उनको वो लगातार अर्बन नक्सलाइट पहले कहते थे उसको, अर्बन नक्सल। हाँ, और अब जो है उन्होंने वो दिमागी नक्सलाइट उसको बोल दिया है। यानी कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं जो दिमाग से काम, और सभी दिमाग से काम करते हैं, कुछ को छोड़ के मुझे लगता है आप शारीरिक रूप से भी करते हैं तो भी सोचते पहले तब काम करते हैं। तो एक पूरी की पूरी आप समझ लीजिए इस कौम को जो उन्होंने एक तरह से वो लाके कटघरे में खड़ा कर दिया। अच्छा, इंटेलेक्चुअल्स को उन्होंने दिमागी नक्सल कहा है, ऐसा कह रहे हैं आप? ऑफ कोर्स, मतलब जो इंटेलेक्चुअल्स मीन्स कि जो लोग कुछ बातें करते हैं, कुछ आप रिएक्ट करते हैं, जो चीज़ों को सिर्फ आपने कुछ कहा और आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं,
तो एक जो क्रिटिकल अप्रेजल करने की जो लोग भी मतलब आप मोटा मोटा ले लीजिए, जो भी चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे वो मीडिया में है, जर्नलिज्म में है, चाहे वो और दूसरे क्षेत्रों में वैज्ञानिक हैं, तमाम जो भी आपकी बातों को थोड़ा सा जो है कि वो क्रिटिकली एनालाइज करेंगे या सवाल उठाएंगे, सवाल जो पूछने की संस्कृति है, उसके खिलाफ जो है ये दक्षिण पंथ की जो विचारधारा है वो हमेशा रहती है। और वही हम देख रहे हैं, अमेरिका में देख लीजिए, हम भारत में देख रहे हैं, आप जो है कि चाहे इजराइल में देख लीजिए आप, तो जितने भी दक्षिणपंथी देश हैं उनकी सरकारें जो हैं वो हमेशा जो है कि सवाल पूछने पे बहुत उनको ऑब्जेक्शन होता है, और उसको क्योंकि उसका जवाब उनके पास होता नहीं, क्योंकि वो अपने एजेंडों को थोपती हैं, वो अपनी विचारधारा को थोपती हैं। तो उस हिसाब से जो भी उस तरह अगर क्रिटिकल होता है तो जो एक क्रिटिकल थॉट को मुझे लगता है कि उन्होंने जो टारगेट किया है क्रिटिकल थॉट, और ख़ासकर जो जनजी का ये जो आंदोलन हुआ जिसमें इस तरह के जो है कि बहुत से स्लोगन्स निकले, और हालांकि वहाँ पे भी लेफ़्ट वाले लोग भी थे जिन्होंने इसको मूवमेंट को एक सस्टेनेंस दिया, वहाँ उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी बड़ी भूमिका है उनकी, लेकिन इनडायरेक्टली उस तरफ भी उनका इशारा था, क्योंकि पहले भी हमने देखा जिस तरह जेएनयू को लेकर टारगेट है, क्योंकि देखिए एक वामपंथ में एक खुला आपको माहौल मिलता है, वहाँ पे आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सवाल पूछते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, जो कि हमें दक्षिण पंथ में दिखाई नहीं देता है वहाँ पे। तो मुझे लगता है वो इसलिए तो वो जिस तरह से ये पूरा आंदोलन पैदा हुआ, हालांकि ये उनका मैंने फिर कहूँगा कि बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, वो लगातार इस तरह से, क्योंकि वो नहीं चाहते, भाजपा नहीं चाहती और आरएसएस नहीं चाहता कि लोग सोचें, पढ़ें लिखें, सोचें, सवाल पूछें, जो व्यवस्था है उसकी जो खामियां हैं उसकी तरफ इशारा करें और चीज़ें बेहतर बनाने की तरफ जो इशारा करें। तो ये इसका जो है एक जनजात मैं कहूँगा संघ का और भाजपा का विरोध है उस पर, तो वो उसको टारगेट करते हुए जो लोग भी सवाल उठता है, सवालिया संस्कृत पे उनका ये अटैक है। राकेश सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो अफजल की फांसी का विरोध कर रहे हैं वो दिमागी नक्सल है, जो चिकन नेक को भारत से हटाने की बात कर रहे हैं वो दिमागी नक्सल है, पर जो बात निकल कर आई वो तो ऐसा लग रहा है कि इंटेलेक्चुअल जो है वो दिमागी नक्सल है। क्या यही परिभाषा थी जो लाल किले से कही गई? देखिए, मैं जो समझ पाया कि प्रधानमंत्री जी ने आज आखिर दिमागी नक्सल शब्द का उपयोग क्यों किया, पहला। दूसरा, उन्होंने उस मंच को चुना जहाँ से पूरा भारत, पूरा देश उन्हें सुन रहा है, पूरा देश उन्हें सुन रहा था और देश का हर नागरिक सुन रहा था, यानी बच्चे और अभिभावक दोनों, इसलिए उन्होंने उस मंच को चुना। देखिए, दिमागी नक्सल शब्द का जो शब्द है, जो मैं समझ पाया, तो क्या होता है कि जब खेत में फसल आती है ना, तो उसके साथ खरपतवार भी आता है, और खरपतवार फसल से ज़्यादा प्रभावी होता है, लेकिन उसमें से खरपतवार और फसल को चिन्हित कर पाना किसान के लिए कठिन होता है, और अंत में होता ये है कि खरपतवार वहाँ पे खड़ा रहता है और फसल खत्म हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभावकों को यही संदेश दिया है कि जो हमारे देश की नई पौध है वो दिमागी नक्सलवाद, यानी कि दिमागी तौर पर जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उस खरपतवार से आपको इस पौध को बचाना है। कुल मिला के उनका मैसेज ये था। अब वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो 14 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चों को बताते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी को गाली दीजिए। ये वो लोग हैं। देखिए, वैचारिक विरोध सदैव से रहा है। विनोद जी बहुत अच्छे से बताएंगे। जयप्रकाश नारायण भी थे, राम मनोहर लोहिया भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, ये तो सब विपक्ष में ही थे ना। हमेशा वैचारिक रूप से विरोध किए और विरोध की सीमा में रह के उन्होंने विरोध किया, लेकिन अब सीमाएं लांघ दी गई हैं और हथियार किसको बनाया जा रहा है? बच्चों को। प्रधानमंत्री ने यही कहा कि वैचारिक विरोध रहेगा, वैचारिक विरोध रहना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए। सत्ता विपक्ष के बगैर राष्ट्र नहीं चलता, लेकिन ये विरोध हिंसा, अराजकता से बढ़ता हुआ यदि राष्ट्र विरोध तक पहुंच गया तो ये देश नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दिमागी नक्सलियों से सावधान रहने का एक संकेत किया है। अभिभावकों को भी और बच्चों को भी ये संदेश दिया है कि मैं भी एक अभिभावक हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का, मेरी जिम्मेदारी है कि आप इन दिमागी रौब से भ्रष्ट करने वाले लोगों से सावधान रहें। पूर्णिमा मैम, राष्ट्रवाद और जैसा कि वैचारिक बात हो रही थी, तो क्या राष्ट्रवाद और वैचारिक नक्सलवाद का नया ट्रेंड, नया नैरेटिव बीजेपी शुरू करने की कोशिश कर रही है, ऐसा देख रही हैं आप? जब पीयूष सर बोल रहे थे तो आपने एक बात कही उसमें कि हाँ, लेफ्ट का जो विचारधारा का ग्रुप है, इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप, उसमें लोग विरोध करते हैं
उसमें आपने ऐड किया कि देश विरोध की भी बात करते हैं। मुझे नहीं याद आ रहा है कि देश विरोध की बातें किस ग्रुपिंग में हुई हैं। सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता है। अगर कोई सरकार की किसी पॉलिसी से सहमत नहीं है और खुल के विरोध कर रहा है तो वो देश विरोध नहीं कर रहा है। सरकार और देश सिनोनिमस नहीं है। देश बहुत बड़ा एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है और सरकार सिर्फ एक गवर्निंग उसकी मैकेनिज्म है। इसलिए सरकार का विरोध देश विरोध नहीं हो सकता है। ये अगर कोई सोचता है तो वो गलत सोचता है। दूसरा, आप कॉन्टेक्स्ट सोचिए, जब नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल कहा तो वो किस उस वक्त वातावरण क्या था? सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से कोई मुद्दा था तो छात्रों का आंदोलन था, और उसमें जिस तरह के भाषण दिए गए थे, जिस तरह की बातें कही गई थी, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया गया था। उस उम्र के बच्चों के जो भी पेरेंट्स हैं, हम लोग उसी उम्र में हैं, पेरेंट्स की कैटेगरी में हैं, आपके बच्चे आपकी कितनी बातें सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं ये हर पेरेंट को पता है। इसलिए वो पेरेंट सिखा रहे थे और तब बच्चे वहाँ जाके वैसी बातें कर रहे थे, ये सच्चाई नहीं है। आजकल हर बच्चे के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन आपने दिया हुआ है उसमें इतना कंटेंट उसके पास अवेलेबल है, इतनी तरह की इन्फॉर्मेशन है कि उसको पेरेंट्स से सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो सीख रहा है अपने आप, अपनी बुद्धि लगा के सीख रहा है और उसको वो अपनी तरह से प्रोसेस कर रहा है। उन बच्चों में कई हमने देखा उस वक्त ऐसे भी थे जो कि जिनके पेरेंट्स बीजेपी सपोर्टर्स थे, जिनके पेरेंट राइट विंग विचारधारा के लोग थे, तो वो क्या अपने बच्चों को ये चीज़ सिखा के भेज रहे थे? बच्चे पेरेंट्स से सीख के जा रहे हों ऐसा नहीं था। बच्चे अपने आप देख रहे थे चीज़ों को और अपने हिसाब से उसको प्रोसेस कर रहे थे। दिमागी नक्सल नहीं, वो भी है, बात सही है, लेकिन पेरेंट्स सिखा रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो नैरेटिव, हाँ, जो दिमागी नक्सल जो संदर्भ आया वो इसी कॉन्टेक्स्ट में आया था। और जो मुझे समझ में आया, प्रधानमंत्री जी इशारा कर रहे थे जब उन्होंने कहा हथियारी नक्सल तो ख़त्म हो गए, दिमागी नक्सल को ख़त्म करना बाकी है। हथियारी नक्सल कौन थे? जो सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार के तंत्र से मोर्चा लेते थे और फिजिकल लेवल पे उनसे लड़ते थे। दिमागी नक्सल वो है मोदी जी के हिसाब से जो आइडियोलॉजिकल लेवल पे सरकार से मोर्चा ले रहे हैं, और इसमें तो वो पूरा का पूरा तबका आ जाएगा जो कि इनसे आइडियोलॉजिकल लेवल पे विरोध रखता है। जो भी डिसेंट करता है, जो भी इनके विचारधारा से सहमत नहीं है, जो इनसे सवाल पूछता है, जो इनके सामने मुखर रूप से बोलता है, वो मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने इशारा उसी की तरफ किया कि वो दिमागी नक्सल है। मोदी जी का ये बहुत प्रिय सब्जेक्ट रहा है। पहले वो अर्बन नक्सल करके ब्रांड करते थे, अब दिमागी नक्सल करके ब्रांड कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 15 अगस्त जैसे वाले दिन जब लाल किले से खड़े होकर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं तो इतनी डिवाइसिव विचारधारा उनको समाज में फेंकने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि समाज में जो संदेश जाएगा कि जो सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है या सवाल पूछ रहा है वो नक्सल है और उसके ऊपर अटैक करो। क्या हम इस चीज़ को बढ़ावा देना पसंद करेंगे क्या? तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही ओकेजन था इस तरह की एक थॉट प्रोसेस को बीच में, भीड़ के बीच में डाल देना और फिर उसका समाज में नेगेटिव असर हो और लोग उसमें पिसते दिखाई दें, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक। अनुराग सर, जब प्रधानमंत्री किसी मंच से, किसी सार्वजनिक मंच से इस तरीके की बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। पी चिदम्बरम इमीडिएट उस पर रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे गर्व है। कांग्रेस की ये वाली लाइन जो पी चिदम्बरम ने उठाई या शुरू की, ये उनके लिए दिक्कत दे सकती है क्या? देखिए, अगर प्रधानमंत्री ने वहाँ से कोई शब्द बोला और उसकी चर्चा हो रही है तो शायद प्रधानमंत्री ने इसीलिए बोला कि उसकी चर्चा हो, नहीं तो वो क्यों बोलते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस इस चीज़ को कह रही है कि आलोचना सरकार नहीं सुनना चाहती तो उन्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उन्हीं की पार्टी के नेता ने आलोचना के डर से देश में इमरजेंसी लगा दी थी। देखिए, अभी यहाँ पे जो पूर्णिमा जी जिस बात पे आलोचना की बात कर रही कि प्रधानमंत्री वहाँ से आलोचना हो रही थी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आलोचना करना तो वो एक फंडामेंटल राइट है या मतलब हमारा अधिकार है। देखिए, आलोचना करने में और अपशब्द बोलने में, गाली देने में फ़र्क होता है, और वो भी प्रधानमंत्री को। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप वो जो सरकार की आलोचना करने में और देश की आलोचना करने में बड़ी थिन लाइन है, वो कब क्रॉस हो जाती है आपको पता नहीं लगता है। और अगर आपकी आलोचना, जिसे आप सरकार की आलोचना मान रहे हैं, अगर वो हेडलाइन पाकिस्तान में बन रही है तो मेरे हिसाब से वो आलोचना नहीं है, वो कुछ और है। उसको सिर्फ दिमागी नक्सल से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है।
देखिए, उसमें एक जो राकेश जी ने कहा कि खरपतवार आ जाती है खेतों में, उस आंदोलन में भी निश्चित रूप से 100% लोग ऐसे नहीं थे कि जो कहीं किसी दूसरी शक्ति के प्रभाव में वहाँ आए थे। कुछ डिसेंट था कि शिक्षा में जो समस्याएं आई हैं वो ओवरनाइट नहीं आई हैं, वो एक ज़माने से चली आ रही हैं, 15-20 सालों से, बहुत लंबे समय से वो चली आ रही हैं, वो एकदम से नहीं आ गई हैं। देखिए शिक्षा में जो बहुत समस्याएं इस देश में, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उसको वो किसी एक सरकार ने नहीं बनाई है, वो चली आ रही हैं आज़ादी के बाद से धीरे धीरे करके बिगड़ते आज वो बहुत बड़ी बन गई हैं। लेकिन एक चीज़ समझने वाली है, जो उस आंदोलन में जो हेडलाइन बने वो लोग बने जो देश को बदनाम करने के लिए वहां पे मौजूद थे। कुछ चीज़ें बहुत गंभीरता से सोचने वाली हैं, वो सरकार के लेवल पे सोचने वाली हैं कि जिस तरह से हमारा कुत्ता प्रेमियों का आंदोलन हुआ, जिस तरह से ये नीट वाला आंदोलन हुआ, इसमें फंडिंग कहाँ से आ रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किसने इतने पैसे दिए। देखिए जो आम इंसान की मानसिकता होती है कि भगत सिंह अगर होना है ना तो मेरे पड़ोस के घर में हो, मेरे घर में ना हो। यहाँ पे किसने इस तरह की फंडिंग क्यों करी? एक इंटरव्यू आया था उसी समय कि 2000 प्लेटें खाना यूएई से बुक हुआ, किसने किया, क्यों किया? इसकी जांच होनी चाहिए कि ये आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है। ये दिमागी नक्सल के लिए तो एफसीआरए आ रहा है, बिल्कुल, और उसी और ये आज आ रहा है। ये बहुत साल पहले आना चाहिए था कि कैसे जो है विदेशी पैसा देश के इंटरनल मामले में, जिसको हम सरकार की आलोचना करना, तो उसको बहुत सभ्य शब्दों में जो हम बातें कर रहे हैं, क्या हमें सरकार की आलोचना जो बहुत ही एक निर्बोध सा शब्द है, उसके लिए हमें यूएई से पैसे लेने पड़ रहे हैं उस आंदोलन को करने के लिए? तो वहां पे कोई लोगों को संदेश था, वो लोगों को संदेश, हमें आपको समझने की जरूरत है उसको। विनोद सर, कांग्रेस का इमीडिएट रिएक्ट करना ये कहकर कि हमें गर्व है, और एक सुर में सबने बोला, क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो राष्ट्रवाद वाला मुद्दा लेकर नैरेटिव बनाने में 2019-20 हमने सब लगातार वही देखा, क्या ऐसा लग रहा है कि ये वाला मुद्दा फिर वो उठा लेगी और कांग्रेस को बैकफुट पर कर पाएगी? नहीं, बैकफुट पे ये विरोध खाली कांग्रेस ने नहीं किया है, लेफ्ट के लोगों ने भी किया है, तमाम सारे सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी इस पे बोला है। आप अगर देखें सोशल मीडिया खंगालें या मीडिया में देखें तो बहुत सारे लोगों ने इस जो दिमागी नक्सल का जो जुमला आया, इसका जो है इस पर रिएक्ट किया है। कांग्रेस ने भी रिएक्ट किया है और चिदम्बरम ने सबसे मुखर होकर रिएक्ट किया है। और चिदम्बरम को आप नक्सलवादी इसलिए नहीं कह सकते, चिदम्बरम ने जो तैयारियाँ की थी उसी की वजह से आज नक्सलवाद का सफाया हुआ है। जब होम मिनिस्टर थे वो सारे एनकाउंटर शुरुआत वहीं हुई थी, चिदम्बरम के ज़माने से ही। और चिदम्बरम ने जो एनसीटीसी वगैरह बना करके और जिस तरह से पूरा जो ढांचा बनाया था, तो उसी का फ़ायदा मतलब आगे फिर मिला और उसकी वजह से सरकार कामयाब हुई इनरोड करने में, हथियारी नक्सलों को, प्रधानमंत्री जी की भाषा में अगर बोले, उनका सफाया करने में। तो कंटिन्यूटी में, तो इसे चिदम्बरम को आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई नक्सली हैं या उस तरह से हैं, उन्होंने आगे बढ़ के इसको लिया। अब चक्कर क्या है, देखिए ये राजनीतिक जुमले हैं और ये सही है कि प्रधानमंत्री जी ने एक नैरेटिव बदलने की कोशिश की। अर्बन नक्सल शब्द थोड़ा सा घिस गया था, पुराना हो गया था। और अर्बन नक्सल इसलिए क्योंकि अर्बन नक्सल, अब जैसे उन्होंने जाति जनगणना को कहा था कि अर्बन नक्सल सोच है, ये बाद में जाति जनगणना मान लिया उन्होंने, सरकार ने। तो उस तरह से कई बार अर्बन नक्सल वाले मामले जो है वो थोड़ा घिस गए थे, तो इसलिए नया शब्द लाना जरूरी था और दिमागी नक्सल लाया है। नक्सल जो है निश्चित रूप से कोई भी समर्थन नहीं करेगा संविधान के विरोध में या राजसत्ता के विरोध में, भारत के विरोध में, या भारतीय राज्य की जो अवधारणा है उसके विरोध में कोई संगठन काम करे, हथियारबंद लड़ाई लड़े, और उसको कौन स्वीकार करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, सोचने पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई मान लीजिए कोई किताब लिखता है, अगर इसको लेकर के अपनी एक थ्योरी देता है और वो किसी हथियारबंद कार्रवाई में शामिल नहीं होता, कोई उसका लेना देना नहीं है, लेकिन किताब लिखता है, तो क्या करेंगे आप? उसको जेल में डाल देंगे, क्योंकि उसको आप कैसे रोक सकते हैं? तो ये एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति मान लीजिए उसका संबंध है ऐसे संगठनों से, वो ऐसे संगठनों को मदद कर रहा है फाइनेंशियली और उस तरह से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ एजेंसियां पहले से ही
कार्रवाई करती थी वही तो इस गिरफ्तारियां पे भी देश हुई का हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने सतर्क किया। नहीं, सतर्क देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सतर्क नहीं किया, उन्होंने नैरेटिव बदलने की कोशिश की। ये तो पहले से मालूम है भाई, अगर कोई व्यक्ति क्या ये जो है साईं बाबा क्यों गिरफ्तार हुए थे, दिल्ली के जो प्रोफेसर थे, क्योंकि उनके संबंध एजेंसीज को मिले थे कि भाई वो हैं, वो बाद में कोर्ट से छूटे अलग बात है, लेकिन या वो स्टेन स्वामी को क्यों पकड़ा गया था? तो प्रधानमंत्री जी क्लियरेंस पहले पकड़ा गया था ना इन सब लोगों को, भीमा कोरेगांव वाले मामले में, या बहुत सारे ऐसे लोग जो गौतम नवलखा, इन पर जो है केस लगे कि एजेंसीज को लगा कि इनके संबंध है उन भूमिगत संगठनों से, उनमें काम कर रहे थे, अरेस्ट किसी ने विरोध भी नहीं किया। लेकिन एक जुमला उछाल करके हर विरोध को कल को आपको हमको करने लगे। आप सोशल मीडिया देखिए, टैग करके, पहले अर्बन नक्सल लिखते, तब दिमागी नक्सल लिखते, मुझे कई बार ट्विटर पर डाल देते हैं लोग लिख करके, पहले अर्बन नक्सल लिखते थे। तो आप क्या करो, एक जुमला चला दिया गया। तो ये दरअसल ये लड़ाई उसकी है। अब दिमागी दंगाई अगर मैं चला दूं तो जिनके दिमाग में हमेशा हिंदू मुस्लिम, हमेशा जो है वो जातीय आधार पर घृणा और सांप्रदायिक आधार पर घृणा, दिमागी दंगाई हो गए, वो भी तो हैं। फिर उनको भी आइडेंटिफाई करिए। दिमागी लंपट जो तमाम सारी गाली गलौज और इस तरह घटिया मानसिकता से सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है, महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तमाम पता लगा कि कोई कुछ बोला उसके घर परिवार और बच्चियों के खिलाफ क्या क्या नहीं लिखते, चाहे विराट कोहली की बेटी हो, चाहे वो विक्रम मिश्री के परिवार हो, चाहे वो अखिलेश यादव का परिवार, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। चाहे इधर वो दिमागी लंपट है कि नहीं लंपट है वो, तो उनको भी तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तो इसलिए चाहे वो दिमागी नक्सल, दिमागी लंपट या दिमागी दंगाई, फिर सबको आप आइडेंटिफाई करिए अगर आपको प्योरीफाई करना समाज को। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक गाली गलौज की बात है, गाली गलौज की इजाज़त कोई नहीं देता है किसी आंदोलन में, या किसी कोई नहीं, और कोई देगा भी नहीं। लेकिन अभी जब यूजीसी के विरोध में आंदोलन हुआ था तो कितनी गालियाँ दी गई थी, जरा वो पुराने वीडियो निकाल देखिए। और उन्हीं लोगों ने दी थी जो वोटर हैं, तो वो क्या दिमागी नक्सल हो गए सारे? कितनी जो प्रदर्शन हुए और क्या क्या नहीं क्या कहा गया उसी तरह से। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह के जो लोग हैं वो कहीं भी किसी भी उसमें जो है घुस जाएंगे, करेंगे। जब फंडिंग की बात है, इंदिरा गांधी ने जब जेपी आंदोलन था तो उसको सीआईए प्रेरित कहा था, और बाकायदा उस समय की पूरी सरकार जो थी उसको सीआईए का एजेंट बताया जाता था तमाम सारे आंदोलनकारियों को, और उसकी फंडिंग की भी कि भाई कहाँ से आ रहा है। उसमें भी छात्र ही तो थे, उस जमाने का जनजी था उसमें, सोशल मीडिया नहीं था ना, सोशल मीडिया नहीं, मीडिया तो था, अखबार तो थे उस समय भी, उस समय का जनजी था और किया था। तो हमेशा सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, जब उसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन होते हैं तो एक तो ये डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है सरकार का विरोध, देश का विरोध। अब मान लीजिए संसद ने कोई कानून पास किया, उसका विरोध करना देश का विरोध कैसे हो जाएगा? 370 इस देश में संविधान सभा के द्वारा लगाया गया था, तब की संसद ने पास किया था, उसका विरोध किया नहीं किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के आधुनिक बीजेपी ने, तो किसी ने उनको देश विरोधी नहीं कहा, उस कानून से सहमत नहीं थे, उसका विरोध किया उन्होंने, उसका विरोध उन्होंने किया, तो किसी ने नहीं कहा कि देशद्रोही है वो। तो अगर कोई कानून सरकार बनाती है, मान लीजिए आपको या मुझे नहीं पसंद है, हम उसके विरोध में आवाज नहीं उठा सकते। ये तो अधिकार संविधान देता है ना, ठीक है, पालन करेंगे, जो कानून बन गया तो पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन विरोध तो करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी टिप्पणी लोग करते हैं मेरिट पर, आप आरोप नहीं लगा सकते, उसको मेलिफाइड ही नहीं, उसके इंटेंशन पे आप नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मेरिट पर लेख लिखे जाते हैं और लिखते हैं। तो ये जो है एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक वातावरण में, मुझे लगता है अमेरिका में कैशियस क्ले ने अपना नाम मोहम्मद अली क्ले कर लिया, अमेरिका का झंडा जला दिया उसने वियतनाम युद्ध के विरोध में, उसको तो वहाँ किसी ने देशद्रोही नहीं कहा। अभी ट्रंप के खिलाफ हजारों लोग वहाँ निकले, प्रदर्शन करने निकले ईरान युद्ध के समय, और खूब लोगों ने विरोध किया ट्रंप का, तो वहाँ क्या उनको देशद्रोही कहा गया? तो ये एक लोकतांत्रिक समाज में आपको ये आज़ादी तो देनी पड़ेगी ना। फिर तो लोहिया भी दिमागी नक्सल हो गए, जो कहते थे कि सड़कें सुनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, जिन्ना गाँव में 5 साल इंतजार नहीं करती। फिर तो जेपी भी दिमागी नक्सल हो गए, फिर तो सारे दिमागी नक्सल हो गए। उदाहरण दे के एक नया नैरेटिव काउंटर था पर मैंने किया नया नैरेटिव दे दिया उन्होंने।
अरे सब चीज़ें अलग अलग हैं। अभिभावक उन बच्चों को सिखा के नहीं भेजे थे, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहीं नहीं कहा गया, अब कोई संदेश नहीं दिया गया कि सरकार का विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार का विरोध और सरकार की गलतियों को मानते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, लेकिन उस आंदोलन में आए हुए 2873 चिन्हित लोगों को भी छोड़ देना चाहिए। तो नैरेटिव नहीं बनना चाहिए। सरकार का विरोध करना अलग है और सरकार के विरोध के पीछे जो छाया खड़ा हुआ है दिमागी नक्सल का, उसके द्वारा राष्ट्र विरोध कराना बच्चों से, वो अलग है। प्रधानमंत्री ने उसी के प्रति सावधान। मैं सहमत हूँ। 75 सर कहाँ हुआ वो? सर आप बहुत समय दे चुके थे वो तो हमको चाहिए आजादी। एक आजादी किस चीज से चाहिए? किस चीज से? बेरोजगारी से, भूख से, गरीबी से। ये तो नहीं हो रहा था सर, वहाँ ये नहीं हो रहा था। ये बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं बता रही हूँ जेन्युइन बच्चे थे वहां पर, लेकिन ये भी हुआ कि हमें आजादी चाहिए। 2873 लोग आए थे, जो एसओपी है, जिस समय इस तरह की माहौल हो, आप ऐसे लोगों को चिन्हित करके पुलिस डिटेन करती है। आपने क्यों नहीं डिटेन किया? आज तक इंक्वायरी हुई है? 2873 लोग कहाँ से आए थे? हो रही ना, हो रही है सर, जांच चल रही है। FIR हो गया। 4 महीने का, बस 4 महीने में सबके नाम सामने आएंगे सर। 28 तारीख, वो तारीख जो भी रही होगी आंदोलन की, 75 साल के प्रधानमंत्री को 15 साल की बच्ची माँ बहन की गालियां देती है, अभी भी आज़ादी चाहिए। ये बात कही गई कि दिमागी नक्सल से अपने बच्चों को सावधान रखें। देश का प्रधानमंत्री अगर लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के दिन इस बात की बात कहता है, तो किसी का नाम लिए बगैर कहता है, तो फिर इतनी खलबली और इतनी चीजें क्यों हुई? कौन है वो दिमागी नक्सल? आपकी परिभाषा क्या है? बम पहले दिमाग में बनता है, फिर टेबल पे बनता है, फिर धमाका करता है। अगर दिमाग में बने हुए बम को हम नहीं पकड़ पाएंगे तो धमाके होते रहेंगे। गांधी जी खुद कहते थे कि विचार में ज़्यादा बड़ी ताकत है, बम के धमाकों से आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्होंने भी विचार की लड़ाई लड़ी, अहिंसा की लड़ाई लड़ी। विचार सबसे बड़ी चीज़ है। हम परछाइयों से लड़ेंगे तो उन परछाइयों को पैदा करने वाले शरीर और आकृतियों से हमेशा दूर रहेंगे और उनको नहीं पकड़ पाएंगे। मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि जितना विमर्श इस दिमागी नक्सल को लेकर हो रहा है, वो उतना ही देश के वैचारिक बौद्धिकता की परतें उगाड़ रहा है। किसी भी क्षण उस भाषण को कई बार लूप में सुन लेने के बाद भी, मैंने इसलिए वीडियो बनाया, कहीं पर भी किसी का नाम ही नहीं लिया है। और जो इससे आहत हैं और बार बार इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो सब चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला है। मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूं, चाहे चिदंबरम ने बयान दिया हो, चाहे सारे लोग ऐसे बिलों से बाहर निकल कर बयान दे रहे हैं जैसे उनके बिल में हाथ डाल दिया गया हो। तुम्हारे बिल में हाथ नहीं डाला है, तुम साबित कर रहे हो कि तुम्हारे बिल में हाथ डाला। किसका नाम लिया? ना विपक्ष का नाम था, बच्चों को कहा ना। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में हमने आज़ादी के बाद राष्ट्रभक्ति के प्रतीक गढ़ने में जो गलती की है, ये सारे उसके परिणाम हैं। वो जो विमर्श मंच से दिया गया वो इतना गंभीर है, और मुझे मालूम है हम उसको भी राजनीति के कीचड़ में धंसा कर इतना बुरा कर देंगे उसका। चाहे अर्बन नक्सल क्या चीज़ है? जो राष्ट्र के संविधान का, प्रशासनिक तंत्र का सम्मान नहीं करता, वो नक्सल है। ये तो स्थापित नक्सलवादी का आंदोलन नक्सलवाद तक पहुंचा, और नक्सलवाद एक स्थापित टर्म है। हाँ। अब जो भी राष्ट्र का विरोध करेगा, और राष्ट्र के विरोध और पार्टी के विरोध और शासन के विरोध में इतना ज्यादा घालमेल हो चुका है हर तरफ, मैं एक को दोषी नहीं ठहराऊंगा। किसी देश का राष्ट्रपति कहता है कि आपकी अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया, उसकी ऐसी तैसी हो गई, तो हम संसद के बाहर कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई। तो हमें पता ही नहीं है देश कहाँ है और राजनीतिक विरोध कहाँ है, और ये हर तरफ है, ये हर तरफ है। लेकिन आज भी हम इस विमर्श को नहीं समझेंगे तो हमारे, क्योंकि हमने लिबरलिज्म के नाम पर इतना बड़ा वितंडा रच दिया कि हमने ये मान लिया कि सब कुछ करना चाहिए इस देश में, और वो नहीं करने देना ही बस विरोध है। और वहीं से फिर ये टर्म्स पैदा होना शुरू हो जाती है। किसका नाम लिया गया भाई वहां? क्यों सारे लोग वो राजीव शुक्ला से लेकर सब बिलों से निकल के आ गए? तुम्हारे बिल में गर्म पानी पड़ गया तो बिलबिला के बाहर आ गए हो? क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा नाम लिया है क्या? देश में वैचारिक नक्सलवाद, मैं बिल्कुल कह रहा हूं और मुखरता से कह रहा हूं, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमने देखा है बच्चों का किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वैचारिक उनके अंदर संक्रमण डाला जा रहा है। उसका केवल एक प्रतीक भर आपने यहां देखा है। उनको पता ही नहीं है व्यवस्था का विरोध और पेपर लीक का विरोध और देश के विरोध में क्या अंतर है। उस मानस पर, उस ब्लैंक कैनवास पर जिस तरह की तस्वीरें उघाड़ी जा रही है, वो अब हर जगह विमर्श में दिख रही है। हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और रीलें बना रहे हैं, और मैं उन विचारों को एक पत्रकार होने के नाते बहुत गंभीरता से पढ़ रहा हूं, और मैं ये पढ़ पा रहा हूं कि चीजें इतनी खराब हो चुकी है, उनको सुधारने के लिए बहुत लंबा वक्त लगेगा।
बल्कि हमने इग्नोर कर दिया लंबे समय तक कि किस तरह का जहर धीरे धीरे देश के वैचारिक शिराओं में घोला जा रहा है। कहीं तो देश के बारे में सोच लो राजनीतिक चश्मे उतारकर। अगर लोग देश के विरोध के लिए बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, उस फंडिंग को ये हमारे यहां कहां हुआ है? नेपाल में जो जेनजी के नाम पे हिंसा हुई, उसमें बंदूकधारी गुंडे और आतंकवादी घुसे कि नहीं घुसे? वो बच्चों ने घुसवाए क्या? बच्चे तो सचमुच परेशान थे उनके खराब हो चुके, सड़ चुके लोकतंत्र से। बांग्लादेश में क्या हुआ? शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए जो पूरी विदेशी साजिश रची गई थी, उसमें बच्चों को आपने आगे कर दिया। तो बच्चे अगर कठपुतली बन रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कठपुतली बन रहे हैं, तो उनको कौन समझाएगा? और उसका जब हम नाम ले रहे हैं देश का प्रधानमंत्री मन से, होंगे वो तो राजनेता हैं, होगी उसमें राजनीति भी, पर कहीं तो देश को और राजनीति को अलग कर दो कृपा करके। इसी नोट के साथ फिलहाल खबरों के खिलाड़ी में इतना ही। आपके घर में भी अगर बच्चे हैं तो बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से उनके दिमाग को पढ़िए और वाकई में दिमागी नक्सल की जो बात कही गई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लाल किले की प्राचीर से, उस पर थोड़ा संजीदगी से सोचिए। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद।